नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए आज वोट डाले गए। 22 साल बाद कांग्रेस में यह दिन आया। वैसे उम्मीदवार तो 3 हैं, लेकिन लड़ 2 ही रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। कांग्रेस के अंदर और बाहर सबको पता है कि अध्यक्ष कौन बनने वाला है। शशि थरूर सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस में बदलाव का मैनिफेस्टो जारी किया। क्या क्या होना चाहिए, यह सब लिखकर वोटरों को बताया। यह बात और है कि आज तारीख तक शायद उनको पूरी वोटर लिस्ट भी ना मिल पाई हो। कांग्रेस की पूरी इलेक्शन मशीनरी, सारे बड़े नेता जिस तरह प्रोटोकॉल को तोड़कर खड़गे के समर्थन में आए, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या खड़गे बड़े मार्जिन से जीतेंगे और जीत का मुकुट ले जाकर 10 जनपद की चौखट पर रख देंगे। हमारा संगठन का चुनाव है, ये इंटरनल पार्टी इलेक्शंस है। इसमें हम सभी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं और इसमें कोई किसी के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ इलविल नहीं है और बड़े डिसिप्लिन वे से चुनाव हुए, कोई गड़बड़ नहीं हुआ और कोई भी एक दूसरे के विरोध में बोलने की भी बात नहीं की, लेकिन ठीक ढंग से चुनाव चला। अब देखेंगे 4 बजने के बाद जो 19 तारीख सुबह काउंटिंग होगी, उस वक्त क्या परिणाम निकलेगा उस वक्त मालूम होगा। खड़गे कह रहे हैं कि पार्टी में सभी एक साथ हैं, लेकिन शशि थरूर ने फिर पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा दिया। थरूर ने कहा कि कांग्रेस के नेता और आलाकमान खड़गे के साथ है। थरूर ने माना कि चुनाव में उनके खिलाफ माहौल है, पलड़ा उनके खिलाफ है। Very confident, but of course this is an election in the hands of 9,000 party workers around the country, and my fate and the future of the Congress party is in their hands. I'm sure that whatever judgment they exercise will be in the best interest of the party. So touched and gratified by the immense groundswell of support I've had wherever I've gone. The odds have been stacked against us because the party leaders and establishment were overwhelmingly with the other candidates. But everywhere, the resonance we got from ordinary workers, voters, particularly younger candidates, was truly younger party workers and voters, delegates, was truly remarkable. इधर कांग्रेस से ही आज एक और बयान चर्चा में आया। अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए सचिन पायलट को फ्री की एडवाइस दे डाली। गहलोत ने कहा कि नौजवान नेताओं को अभी रगड़ाई उनकी होनी जरूरी है। जो कम उम्र में पद पा जाते हैं वो फितूर फैलाते हैं और पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। नो, युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं, उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये इनको सब्र करना चाहिए नौजवानों को। कभी मौका, अच्छे दिन आएंगे, इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे इन लोगों को। जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते जाएंगे। अच्छे दिन आएंगे तो उनको अच्छा अवसर मिलेगा, मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं उनके पास, मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति है जो आज भी कांग्रेस में जमे हुए हैं। नौजवानों को इंतजार करना चाहिए, उनके अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव और गहलोत के ये बयान साफ संकेत देते हैं कि कांग्रेस में कुछ नहीं बदलेगा। अध्यक्ष वही बनेगा जिसे गांधी परिवार चाहेगा और युवा एक ही आगे बढ़ेगा जिसका नाम है राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हो रहे चुनाव पर बीजेपी ने भी चुटकी ली। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में हार के लिए बलि का बकरा ढूंढ रही है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव का सवाल है, वो उनका आंतरिक विषय तो है ही, और मुझे लगता है आप मुझसे जो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस पे कोई स्टेटमेंट दूं, हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है शशि थरूर जी ही इस पे स्टेटमेंट जारी करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी, किस प्रकार का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है, ये सब शशि थरूर जी ही आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और दूसरी बात है कि डूबते जहाज का कप्तान कौन बनता है, इस विषय में देश कितना जानना चाहती है, कितना नहीं जानना चाहती है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अ sunken ship, who becomes the captain of the sunken ship? I don't think people are very interested in it. और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो जवाब भी दे दिया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कुछ दिनों पहले जब इसी विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हम बकरा ईद में हलाल होने से बचें, अगर बच जाएंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। तो खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा ढूंढ रही है। तो मुझे तो शक है कि ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश का ठीकरा फोड़ने के लिए जिसको ढूंढ रहे हैं, आज शाम तक हमें मालूम पड़ेगा कि इसको ढूंढा है। अगर ये दोनों चुनाव के ठीकरे को फोड़ने के लिए किसी का चयन होता है तो वो उनके पार्टी का इंटरनल विषय है। बीजेपी कह रही है कि 2 राज्यों में चुनाव है और 2 राज्यों में चुनावी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुना जा रहा है। लेकिन इससे पहले सवाल यह भी है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव क्या स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से कराया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ शशि थरूर यह कह रहे हैं कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला और उनके समर्थन को पाकर अभिभूत हूं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि लेकिन आलाकमान की मशीनरी कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे के पक्ष में दिखाई देते हैं, इसलिए खड़गे का पलड़ा भारी नजर आता है। तो फिर इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक चुनाव कांग्रेस के अंदर की कैसे माने जाए? और इसी कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के फ्यूचर और फ्यूचर प्लान पर हम बहस करेंगे। हमारा सवाल है, क्या कांग्रेस में परिवार ही सत्ता है? क्या अध्यक्ष होगा सोनिया गांधी का पत्ता? बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अखिलेश जी, आपसे ही शुरू कर रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से मिला, उनका समर्थन मिला, लेकिन आला कमान और मशीनरी खड़गे को अध्यक्ष बनाना चाहती है, उनका पलड़ा भारी है। अच्छा, हमारे यहां चुनाव तो हो रहा है ना कांग्रेस पार्टी में, और हर बार होता है, लेकिन जिसे नहीं स्वीकारना है, चाहे जो हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे उनके वो वाले हों, तो उसे तो कुछ अच्छाई दिखेगी नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ही अकेले ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हर टेन्योर पे चुनाव हुआ है। 137 साल में कई बार अवसर आए हैं जिसमें मतदान हुआ है, लेकिन बीजेपी में कभी हुआ है क्या चुनाव? कभी होता है चुनाव? तो जिस दल में दल के अंदर लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया या व्यवस्था नहीं है, वो दल देश में कैसे लोकतंत्र को स्थापित करने में या लोकतंत्र में कैसे आस्था रखेगा? वो बीजेपी। और बीजेपी तो आज वो पार्टी, अटल जी के बाद वाली बीजेपी की दिल्ली की कैबिनेट, भारत सरकार की कैबिनेट में भी कई बार खबर छपी कि कोई मंत्री कभी बोलता ही नहीं है, हूं करता रहता है। किसी मंत्री ने कभी अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में मीडिया से रूबरू ही नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया। जो भी बोलना होता है मोदी जी ही बोलते हैं, एक तरफा, वो भी उन लोकतंत्र की तो ये भी बड़ी भारी खूबी होती है या लोक प्रक्रिया होती है कि सवाल हो सत्ता में बैठे व्यक्ति से जी, लेकिन यहां सवाल करेंगे आप सुल्तान से? ये गुस्ताखी करेगा कोई हिंदुस्तान में कि वर्तमान ये तो, लेकिन अखिलेश जी प्रवचन उनका चलेगा? अखिलेश जी, ये तो बताइए, लोकतंत्र नहीं है जी, आप बीजेपी की तरफ चले गए जी, आप बीजेपी की तरफ चले गए। मैं ये पूछ रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय था और ये अभी भी तय है, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा है, तमाम लोग बोल रहे हैं खड़गे ही अध्यक्ष बनेंगे। तो फिर शशि थरूर को मुकाबले में लाना, फिर एक और नाम सामने लाना, ये तमाम चीजें फिर करने की जरूरत क्या थी? फिर ये आंतरिक लोकतंत्र का जो हवाला दे रहे हैं, इसको लेकर मेरा सवाल था। मैं आपके आरोपों का जवाब में सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ले लेता हूं। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के, आपका जवाब दे रहा हूं, मैं आपका जवाब दे दूं, जल्दी संक्षेप में, मैं आपका जवाब दूं, मैं आपका जवाब दे दूं, नहीं मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, दूं मैं। सुनिए, हमारे यहां चुनाव तो हो रहा है, आप कह रहे हैं कि होना था तो शशि थरूर को क्यों लाए? हम लोग नहीं लाए, जिसको भी लड़ना था लड़ता। शशि थरूर जी लड़े और उन्होंने अपनी बात हर प्रदेश में जाके कही, लोगों को, सब लोग उनसे मिले। हमारे पार्टी का इंटरनल चुनाव है, ये कितना स्वस्थ और निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट चुनाव हुआ। इस लोकतंत्र में, आज के डूबते हुए लोकतंत्र में, कांग्रेस पार्टी की इस मिसाल को बताने के बजाय आपको क्षुद्रान्वेषण दिख रहा है।
नहीं नहीं, मैं नहीं, ये तो शशि थरूर कह रहे हैं। अखिलेश जी, शशि थरूर जब दिल्ली के दफ्तर में गए थे तो वहां कांग्रेस के सिर्फ संदीप दीक्षित मौजूद थे, बड़े नेताओं में से, और दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में कोई बड़ा नेता शशि थरूर से मिलने के लिए नहीं गया। बाकी आपके आरोपों का जवाब, बीजेपी में इस तरह के चुनाव नहीं होते, इसका जवाब मैं सुधांशु जी से ले लेता हूं। सुधांशु जी। बड़ा नेता नहीं जाता, डेलीगेट जाते हैं, डेलीगेट जाते हैं। शशि थरूर जी कल आए थे लखनऊ में, पूरे प्रोग्राम में उनके साथ मैं भी था, पूरे डेलीगेट्स भी थे। ठीक है सर, मैं दिल्ली की बात कर रहा था। बड़ा लीडर, अखिलेश जी, बड़ा लीडर अलग बैठ करके मिल लेता है। ठीक है अखिलेश जी, डेलीगेट से कैंडिडेट अलग से इंडिविजुअली मिलता है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी। देखिए, मैं बिंदुवार जवाब देता हूं। अखिलेश जी ने कहा हमारे यहां हर बार चुनाव होता है, क्या बोल जाते हैं साहब। भारत की 2/3 जनसंख्या 30 साल से कम उम्र की है, यानी जिसको सिर्फ पिछले 20 साल का याद है। बताइए कब चुनाव हुआ है आपके यहां? चुनाव तब होता है, आपके यहां बदलाव नहीं होता चुनाव से, जब बिखराव होने की नौबत आती तब चुनाव होता है। पिछली बार हुआ था जब सोनिया जी के समय में चुनाव हुआ था, जितेंद्र प्रसाद जी लड़े थे, और क्या हुआ था? अध्यक्ष पद का सहज सत्ता परिवर्तन हुआ था। नहीं साहब, सीताराम केसरी जी के नेम प्लेट उखाड़ के फिजिकली जाके कब्जा करना पड़ा था। आपने अगला वाक्य बोला था, 137 साल के इतिहास में आपका बार बार चुनाव हुआ। मान्यवर, 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दीजिए जब कांग्रेस में बिखराव ना हुआ हो। वर्टिकल डिवीजन 1 दर्जन बार कांग्रेस में हुआ। तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कि साहब हम लोग तो वो मैत्रीपूर्ण ढंग से चुनाव लड़ते हैं। साहब, पार्टी एक नहीं दर्जनों बार वर्टिकल स्प्लिट हो गई, टूट टूट के अलग हो गई, और वो कहते हैं कि साहब हम तो सौहार्दपूर्ण ढंग से आंतरिक चुनाव करते हैं। अब तीसरी बात आपसे कहता हूं, आपने कहा कि कोई बोल नहीं पाता है मंत्री। मान्यवर, आपको शायद ध्यान ही नहीं आता, हर कैबिनेट की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग कौन करता? कोई ना कोई मंत्री करते हैं। जब सरकार के कोविड की वजह से पिछले साल नहीं हुआ, अन्यथा जब भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पूरे होते थे, संबंधित विभाग के मंत्री करते थे। और आप तो वो पार्टी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ऐसे बनाए थे जिनके बारे में प्रचलित धारणा थी कि जो बोलते ही नहीं है, अथवा उनको बोलने नहीं दिया जाता है, अथवा इसी कारण से वह प्रधानमंत्री जी बने थे। तो आप जो कह रहे हैं कि आपके अंदर कितना आंतरिक लोकतंत्र है, तो मैं सिर्फ आपको 3 उदाहरण दिए देता हूं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, ये मनमोहन सिंह जी ने खुद बोला प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय, सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, मैंने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। ये चुनाव से बने थे। श्री पीवी नरसिम्हा राव उससे पहले आपके प्रधानमंत्री, वो पार्टी में चुनाव से बने थे। पूरे देश को ध्यान है कि वो किस प्रकार के आंतरिक समीकरण से बने थे। राजीव गांधी जी 2 साल पहले सांसद बने थे, वो पार्टी में आंतरिक चुनाव से प्रधानमंत्री बने थे, या इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के लिए बने थे। इंदिरा गांधी जी, जिनको आप सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कहती हैं, कांग्रेस टूट टूट के अलग हो रही थी। निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में आपसी सेटलमेंट करते हुए गूंगी गुड़िया की संज्ञा के साथ सत्ता में आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंतरिक लोकतंत्र तो पूरा पटेल के पक्ष में था, सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां पक्ष में थी, महात्मा गांधी की अनुकंपा से बने थे। तो मान्यवर, आपका सारा सर्वोच्च नेतृत्व कितना चुनाव से चुन के आया है। आप ही ने 137 साल कहा था, तो मैंने अभी 75 साल का इतिहास बताया है। इससे पूर्व के समय में तो सूरत में विभाजन, 1919 में रिस्पॉन्सिविस्ट में डिवीजन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का डिफरेंस, और जाने क्या क्या, वो सब अलग बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके यहां जो ये चुनाव का दिखावा है वो आंतरिक बदलाव और भटकाव के लिए होता है, इसीलिए आपके यहां बिखराव के लिए होता है। इसीलिए आप दर्जन बाद बिखर चुके हैं। और जब जब आपने नेतृत्व चुना है, मैंने सारे प्रधानमंत्रियों का उदाहरण दे दिया, एक भी प्रधानमंत्री, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न जनता के द्वारा पहली बार में चुन के आया, पहली बार कुर्सी पे आने के बाद नेता बने, न पार्टी के द्वारा चुन के आया। एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो पहली बार जनता के द्वारा चुन के। हमारे दोनों प्रधानमंत्री, अटल जी और मोदी जी, राह चलते से पूछिए था प्रधानमंत्री बनने से पहले 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में तो लोग कहते थे मोदी जी, और अटल जी के लिए तो 40 साल लोग कहते रहे कि साहब ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो पार्टी की सर्वसम्मति और जनता की अनुमति से बनते थे। आपके यहां परिस्थितियों के समीकरण, आंतरिक बिखराव और भटकाव के चलते बनते थे। अखिलेश जी, आपके यहां नेता पहले बनते हैं, प्रधानमंत्री पहले बनते हैं, और उसके बाद चुनाव में आते हैं। देखिए विवेक जी,
जो पार्टी या जो नेता इस देश की जंग आज़ादी में कांग्रेस की भूमिका न मानती हो, महात्मा गांधी का कोई योगदान न मानता हो, जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं मानता हो, सरदार पटेल और तमाम हमारे फ्रीडम फाइटरों और जो कुर्बानियां दी हैं उनका योगदान न मानता हो, वो क्या हमारे चुनाव को तारीफ करेगा? आपको क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में हुई, इस देश के लिए, जहां दुनिया में आज देश भारत हमारा इतना मजबूत हुआ, उसके जो हमारे महापुरुष थे उनको जो न स्वीकारता हो वो हमारे चुनाव को स्वीकारेगा? हमें कोई आश्चर्य नहीं है। इनको चुनाव में और मतदान में पहले फर्क समझ लेना चाहिए। राज्यसभा में सांसद हैं, चुनाव हर हमारे टेन्योर पे होता है, जब प्रत्याशी दो होते हैं तब मतदान होता है। ये फर्क समझ में आ गया ना? आज के बाद गलती मत करिएगा। मतदान 22 साल बाद हो रहा है, आपके यहां तो कभी चुनाव भी नहीं हुआ है, तो इसलिए अपना उपहास मत कराया करिए। और आपने कहा कि मनमोहन सिंह नियुक्त किए गए थे, जरूर, क्योंकि जनादेश सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिला था। वो अजय अटल को पराजित करके इस देश में सत्ता उनको इनवाइट किया था राष्ट्रपति ने, लेकिन उन्होंने वो शीर्ष पद योग मनमोहन सिंह जो अपने वरिष्ठ साथी को दिया था, वो त्याग होता है। उसके बाद भी 2009 में दिया था। आदरणीय मोदी जी आडवाणी जी के लिए क्या क्या कहते थे, क्या क्या कहते थे? मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य, और सत्ता में आने के बाद उनके साथ उनका भाषा विचार आचरण क्या है, किस बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरफ त्याग है, एक तरफ क्या है बताने की भी, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और अभी भी वेबसाइट पे है सुधांशु जी, या आप राज्यसभा में हैं, लगा लीजिएगा सवाल कि मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। 1000 से ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आप भले आपके पास सत्ता का बल हो, मोदी जी को जनादेश हो, आत्मबल नहीं है। अगर आत्मबल होता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि आत्मबल उसमें होता है जो सच्चा होता है, जो अपने कथनी करनी एक साथ लेके चलता है। जी। सिर्फ बोल करके दूसरे दिन कुछ और बोलना और जितने वादे किए हो उस वादों पे कुछ न करना, ऐसे व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं होता। सत्ता बल भले आपके पास हो, आत्मबल जिस दिन हो जाएगा तब होगा कि जब आप अपनी कथनी करनी एक रूप लाएंगे, और जब वो कर लेंगे, अपनी कथनी को करनी में जब परिवर्तित कर देंगे, तब आत्मबल उत्पन्न होता है। सुधांशु जी, तब आप मीडिया को मुखातिब हो सकते हैं, तब आप उनके जब सवालों का फेस कर सकते हैं। ठीक है सुधांशु जी, इसके लिए कथनी और करनी में मेलाप करना पड़ता है। आपको काम करने पड़ेंगे, रोज झूठे शब्द बाग दिखा करके नहीं काम चलेगा। जी चलिए, अब कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि इस ढंग के शब्दों से बहुत लगाव है अखिलेश जी को, तो मैं इन्हीं की अभी कथनी में से इनकी क्या क्या करनी है वो निकाल के बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने नियुक्त किया। ये मैंने नहीं किया अखिलेश जी, मैंने मनमोहन सिंह जी को खुद कोट किया सोनिया जी की उपस्थिति में, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के समय। दूसरा, आपने कहा मनमोहन सिंह जी ने 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे दर्शक गवाह हैं। अरे भाई 10 साल वो रहे, 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईयर, यानी हर तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अद्भुत है भाई, आप क्या कथनी और क्या करनी, आप क्या बोल जाते हैं मान्यवर, यह भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अब आइए उसके बाद की बात, आप ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि सोनिया जी ने अजय अटल को पराजित किया, उन्हें इनवाइट किया गया, मान्यवर बिल्कुल तथ्यों से गलत है। सोनिया जी ने सब दलों का समर्थन का पत्र लेकर सरकार बनाने का दावा किया, जाके दावा करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति ने समय मांगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम त्याग करते हैं। ठीक है, आपने जिसे त्याग कहा, प्रधानमंत्री नहीं बनी और कैबिनेट मंत्री बन गई। आपने कभी ऐसा त्याग सुना है कि ताई नहीं बनी चाची बन गई, और कैबिनेट मंत्री के रूप में ऐसी परिस्थिति बनी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा देना पड़ गया?
ऐसा आपने अद्भुत कोई नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नेहरू की पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी नहीं, और मंत्री का दर्जा नहीं लिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन। अद्भुत त्याग आपने दिखाया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, 1999 में भी जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, सोनिया जी ने बाहर आके दावा किया था राष्ट्रपति भवन के बाहर, आई एम हैविंग 272। तो चाह तो बहुत थी, अब जो भी विवशता रही हो उसको आप जो भी त्याग का स्वरूप देना चाहें, मगर देश को पता है कोई ऐसा त्यागी नहीं होगा जो प्रधानमंत्री न बनके कैबिनेट मंत्री बन लिया हो। इसलिए मैंने सिर्फ आप ही के वाक्यों से 2-3 सूत्र निकालकर आपको बता दिया कि आपके यहां कितना आंतरिक लोकतंत्र और कितनी व्यवस्था थी, यह पूरे देश को पता है। और देश को आपने जहां पहुंचाया, एक वाक्य और कह दूं, आपने कहा 70-75 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ। हां, मैं बताना चाहता हूं, हमारी पहली वाली सरकार आई थी 1998 में, तब तक 50 साल आजादी के हो गए थे। जो देश हमारे साथ बढ़े थे 98 तक कहां खड़े थे? चाइना 1949 में आजाद हुआ, कहां चाइना था, कहां हम थे? इजराइल 1948 से बना, कहां वो था, कहां हम थे? जर्मनी डिवाइड हो गया था 1945 में, कहां जर्मनी था, कहां हम थे? जापान आणविक युद्ध में तबाह हो गया था, कहां जापान था, कहां हम थे? अरे सनाब, जो हमारे साथ खड़ा हुआ था, हम तो कहीं थे ही नहीं। 21वीं सदी में उभरने के बाद भारत के अंदर वह परिवर्तन आया है। अन्यथा आप बता दीजिए कि जीडीपी, ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसी पैरामीटर पे जो देश हमारे साथ 1945, 46, 47 में आजाद हुए थे, हम कहीं उनके पसंगे पर भी टिकते थे। इसीलिए जो हमारे अंदर सामर्थ्य थी उससे बहुत कम प्राप्त हुआ था, वह सामर्थ्य अब धीरे धीरे उठ रही है। इसलिए प्राप्त होने की स्थिति आ रही। से ईमानदारी स्वीकार करिए, इसमें कोई ऐसी किंतु परंतु नहीं। एक लाइन और कह दूं, इन्होंने कहा था जब 2 लोग होते हैं तब मतदान होता है, चुनाव हर साल होता है। हमारे यहां हर साल चुनाव हुआ, 71 साल से आज तक, जनसंघ से लेकर आज तक हर बार चुनाव हुआ, मतदान की। हमारे यहां 2 लोग विभाजन की कोई स्थिति नहीं बनी। आपके यहां आती है स्थिति। आप एक बता दीजिएगा 10 साल 51 से आज तक जब आपकी पार्टी का वर्टिकल डिवीजन ना हुआ हो, और ना याद आए तो मैं एक एक करके ढेर सारे याद दिला दूंगा। अखिलेश जी, सुधांशु जी कह रहे हैं कि नाम तो 10 जनपद ही तय करता है। खड़गे बेशक अध्यक्ष बन जाए, लेकिन रिपोर्टिंग 10 जनपद पर होगी। देखिए, मैंने पहले कहा कि आप लोगों को और बीजेपी को हमारे में जो इतनी लोकतांत्रिक अच्छाइयाँ वो नहीं दिखेंगी। हमें कोई आश्चर्य नहीं है, आपसे कोई इससे ज़्यादा अपेक्षा भी हम नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, कितने हंसी के पात्र बनते हैं ये। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फोटो फ्रेम में कोई नहीं घुस सकता है। वो कहता सबका साथ सबका विकास, वो कहता हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। अरे इससे बड़ा मजाक क्या होगा? चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार करके जो फ्रेम में आते हैं बाहर किए जाते हैं। देखा गया ना, 26 जनवरी परेड में भी देखा गया है। फिर भी ये लोकतांत्रिक बताते हैं अपने आप को। एक ही चावल वानगी के लिए काफी होता है। इसकी आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि कितना लोकतंत्र है मोदी जी की बीजेपी में। अटल जी की बीजेपी में तो था, जो फोटो फ्रेम में न किसी को आने दे, वो कहेगा सबका साथ सबका विकास, वो कहेगा लोकतंत्र। और आप जैसे लोग, भाजपा के सरकारें जब आ जाती हैं, किसी देश को ऐसा 25 साल 30 साल पीछे ले जाती हैं कि फिर कांग्रेस को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मनमोहन सिंह ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। आदरणीय मोदी जी ने आते ही 8 साल में 35 करोड़ को गरीबी में कर दिया। 57वें पायदान पे था, भूखमरी पे मोदी जी ने 107 नंबर पे कर दिया। हम दुनिया के इकोनॉमी में अपर मिडिल कंट्री थे, मोदी जी ने आते लोअर मिडिल कंट्री कर दिया। हमारा देश 2014 तक मात्र 54 लाख करोड़ रुपया हर प्रकार का कर्जा लिया था। मोदी जी ने 8 ही साल में 101 लाख करोड़ रुपया और कर्जा ले लिया, 155 लाख करोड़ रुपया कर्जदार हो गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र में स्वागत है आपका एक बार फिर से। कांग्रेस के फ्यूचर प्लान, कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर बहस लगातार जारी है। सुधांशु त्रिवेदी जी ब्रेक पर जाने से पहले आपसे जवाब लेना चाह रहे थे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार में बहुत काम हुआ, हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इस पर सुधांशु जी आपका जवाब चाहेंगे? हाँ, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कहिए तो समय दिया तो और बोलूं। 2013 में तुरंत आ रहा हूं, 12वें नंबर की जवाब ले लूं, आज 5वें नंबर। अखिलेश जी, हमसे पूछा गया है
देखिए 2013 में भारत 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आईएमएफ ने जो अभी अगले वर्ष की रेट बताई है तो भारत की ग्रोथ रेट 6.1% बताई है, जो दुनिया में सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इवन चाइना की 4.4 बताई गई है। अखिलेश जी, उस आईएमएफ में जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी काम कर चुके हैं, उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। अब मजेदार बात आप आइए, ये हंगर इंडेक्स और ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, अद्भुत इंडेक्स से हैं भाई। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में चाइना हमसे 30 कदम आगे है, 30 पायदान ऊपर, और हंगर इंडेक्स में 130 करोड़ के देश में 3000 का सैंपल। मान्यवर, जितने हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यदि केवल 100 का ले उसमें से सैंपल, तो 3000 से ज्यादा होना चाहिए। तो यह अद्भुत हंगर इंडेक्स जो लोग बताने का प्रयास करते हैं, वह भी लोगों को दिखाई पड़ता है कि यह क्या है और कितना यथार्थ है बाहर। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां तक काम किया है तो काम का बदलाव तो यह देखिए कि मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। अभी माइक्रोसॉफ्ट के चीफ ने क्या कहा है, भारत डिजिटल सुपर पावर बनने जा रहा है। यह माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कह रहा है, कोई नॉर्मल नहीं। और यह हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल हैंडसेट, एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो हर व्यक्ति प्रयोग करता है। हम दुनिया में दूसरे नंबर के कंज्यूमर थे, चाइना के बाद नंबर 2 हम थे, मगर प्रोड्यूस करने के लिए केवल 2 फैक्ट्रियां थी। आज 200 से अधिक है। यह बदलाव नहीं दिख रहा है जनाब? कृषि के क्षेत्र में केवल 100 स्टार्टअप थे, आज 3000 स्टार्टअप हैं जी। ओवरऑल में 500 स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है। वो एक अलग विषय, जब बात होगी तो बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा, बहुत कुछ। और जिस सीएमआई के डाटा को कोट करके ये लोग 2 महीना पहले कहते थे कि बेरोजगारी 4 साल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि 8.3% थी जी। मैं खुद कोट करके बोल रहा हूं, अखिलेश जी ध्यान दीजिएगा। सीएमआई के जिस डाटा पे आप 8.3% कहते थे, उसी सीएमआई ने अब डाटा दिया है कि अब 6.4% सितंबर के महीने में है, 2018 के बाद सबसे कम है। तो अब ग्रोथ रेट सबसे बेहतर, महंगाई की दर सबसे नियंत्रित है। मगर नजारा कितना भी बदला हुआ हो, पर देखने के वाले की अगर नजर में ही धोखा है तो उसे बदला हुआ नजारा नहीं दिख सकता। ठीक है, अखिलेश जी इस पर जवाब देंगे। इसके बाद अखिलेश जी से एक मेरा सवाल भी होगा। अखिलेश जी आप जवाब देंगे पहले। विवेक जी, अधकचरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। सुधांशु जी जिस आईएमएफ की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस आईएमएफ ने लिखा है कि भारत बेतहाशा कर्जा ले रहा है, जीडीपी का 84% प्लस कर्जा उसका होने जा रहा है। 2023 खतरनाक हो सकता है। ये नहीं पढ़ा था क्या सुधांशु जी आपने, जिसकी आप तारीफ कर रहे थे? उसी ने ये बताया है। और जनाब, आपने तो इतिहास बना के रख दिया। आजादी के बाद से इतनी बेरोजगारी तो कभी नहीं आई थी। 42 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया। 45 करोड़ लोगों ने तो नौकरियों की आस छोड़ दी। आपकी सरकार के आंकड़े हैं, बता रहा हूं। ये आईएमएफ के, दुनिया के किसी के नहीं है, ये आपके सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, बड़ा ज्यादा फैक्ट्रियां लग रही हैं, और पता नहीं क्या क्या गिना रहे थे, कारोबार हो रहा है। तो ये सब आप क्यों बता रहे हैं? 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया 7-8 वर्षों में, 7 लाख लोगों की नौकरी लगी। 40 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली है, लेकिन उसमें कोई भर्ती नहीं होगी। बहुत देश को कोई एक क्षेत्र बताए, सब तो झूठ बोलने के अलावा और कोई काम बीजेपी का नहीं है। कभी काले धन का जिक्र कर लिया करिए, मोदी जी से कहिए। कभी 15 लाख पे एक दिन मन की बात कर लें, महंगाई 100 दिन में कंट्रोल करने वाले की बात कर लें, 2 करोड़ नौकरियां देने के वादों पे बात कर लें, रुपए डॉलर पे बात कर लें। अब ये बात अलग है कि रुपया में वजन आ गया इसलिए गिर गया, डॉलर हल्का हो गया इसलिए ऊपर उठ जा रहा है। ये आप लोगों की दलीलें हैं, गजब गजब के दलील दी जाती है। तो अब क्या करिएगा? औद्योगिक उत्पादन दूना हो गया, 100 स्मार्ट सिटी लाला ही रहे हैं, काशी क्योटो बन ही गया है, गंगा मैया साफ हो ही गई हैं, आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम तो इतने फल फूल हैं, पूछने के क्या है। डीजल पेट्रोल गैस तो एकदम मिट्टी कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं जनाब। उस समय 300 रुपए, 350, पौने 400 का सिलेंडर था, पौने 1100 का मिल रहा है। कोई वो नहीं। कृषि आय दोगुनी हो गई है, एमएसपी पे 50% बढ़ ही गया है। सब कुछ तो अच्छा। इन शब्दों को मोदी जी ने दोहराया था, कभी इनको बोल लिया करिए, मोदी जी से कहिए, वो नहीं बोलेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं इस देश में, जिस प्रकार से मोदी जी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं,
इसको बनाने में बहुत साल लगेंगे। ये मैं कुछ सवाल इनसे कर दे रहा हूं। सुधांशु जी या मोदी जी या बीजेपी के नेता सिर्फ हमको बता दें, 4 जिले ऐसे बता दें जहां पे शौच, खुले में शौच खत्म हो गया हो। 4 जिले ऐसे बता दें जहां पे 100% जनधन खाते चल रहे हों। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबको पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, एलईडी लाइट होगी, शौचालय होगा। वो 4 जिले बता दें कि जहां पे हो। 4 स्मार्ट सिटी बता दें, 4 किलोमीटर गंगा मैया बता दें जहां का ये बता सकते हो साफ हो गया हो। 4 काला धन जहां जिससे पास से लाए हो वो बता दें। 4 जो भगोड़े हैं अगर वापस लाए हो तो वो बता दें। 4 ऐसे सेक्टर बता दें जहां कुछ लाख नौकरियां दे दिए हों। तमाम है, बहुत चीजें गिना सकता हूं जी। ठीक है, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। के मुद्दे हैं उस पे नहीं बात करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आपने आईएमएफ का जो जिक्र किया आपने, उसमें कहा कि 84% 2022 के अंत में ये जीडीपी के अनुपात में कर्ज रह सकता है। एक नहीं क्या उन्होंने एक और कमेंट किया कि भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर कर रहा है। जापान का जो जीडीपी अनुपात है कर्ज का वो 237% तक है। तो मैं इस पर ये एक छोटी सी जानकारी दर्शकों से शेयर कर रहा था, बाकी आपको जवाब दे देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं इसका जानकारी दे दूं, आपको जानकारी दे दूं। सुनिए आपको मैं जरा ठीक कर दूं। देखिए, आप कहेंगे कि यूरोप में और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका में जो है जीडीपी ग्रोथ 1% है और भारत में 6% है, तो हम खुश हो जाएं क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जनाब अंतर समझा करिए, नहीं अंतर देखिए हमें पिछले कई वर्षों से, देखिए मैं वही कहना है, देखिए इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, इन देशों उनके जीडीपी, इन देशों का जो उनके जीडीपी के रेशियो के हिसाब से 237% भी ज्यादा है। अगर आप बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उनका रेशियो भी उतना ही बड़ा होगा। अखिलेश जी वो बात भी समझनी होगी और दर्शकों को बतानी होगी। सुधांशु जी बाकी आपको इस पर जवाब देंगे। सुधांशु जी, अरे भाई हमारी देखिए, मैं कहना चाहूंगा सभ्य और शालीन शब्दों का प्रयोग करने की बजाय झूठ, अतकचरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अखिलेश जी क्या कचरा करके बोलते हैं भाई। 84% जीडीपी का है। आप जीडीपी की बात करें, जापान का जीडीपी हमसे कितना ज्यादा है, इसके बावजूद छोड़िए अमेरिका का जीडीपी कितना है। राहुल गांधी के ननिहाल में देखिए कितना कर्जा है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम कर्जे में है। और कौन सी आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा कि भारत मंदी में जाने जा रहा है? सरासर झूठ। मैं रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना 10 से 12% है, यूरोप के मंदी में जाने की संभावना 25% है, चाइना के जाने की संभावना 20% है, जापान के जाने की संभावना 20% है, भारत के मंदी में जाने की संभावना 0% है। कौन सी रिपोर्ट कोट करते हैं भाई? कोई भी चीज का कचरा बनाने लगते हैं। अभी मैंने जब आपको डाटा बताया बेरोजगारी का, तो सीएमआई को कोट किया। आपने किसको कोट किया? हवा में कुछ भी आके बोल दिया। आईएमएफ ने ग्रोथ रेट बताई है भारत की सबसे ज्यादा, आप कह रहे हैं सर डाउन होने वाली है। मैं चुनौती से कहता हूं, कहां आईएमएफ ने कहा है कि भारत मंदी में जाने वाला है? सरासर झूठ। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप झूठ, अतकचरा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बगैर किसी सोर्स के, तो यह उचित नहीं है। ईमानदारी से बात किया करिए और शालीन शब्दों का प्रयोग किया करिए, अन्यथा सोर्स कोट किया करिए। हवा में इस ढंग से बोलना उचित नहीं है। अब मैं एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं, रही बात इसकी, तो इनसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं, इस समय महंगाई की दर 6.7% आ गई है। 63 देश दुनिया में है जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, राहुल गांधी जिन जिन देशों में जाके भारत को ज्ञान देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही बाहर जाते हैं, अब ये मत कहिएगा बाहर से ना करें, वो थाईलैंड से जाके भी ज्ञान दे चुके हैं, इटली में भी जाके ज्ञान दे चुके हैं, इंग्लैंड में जाके ज्ञान दे चुके हैं, अमेरिका में जाके भी। पिछली बार इंग्लैंड में दे भेजा था। कितनी है वहां महंगाई की दर? 9.5%। एक देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से ज्यादा हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी स्थिति, और शायद अगर आपको नहीं पता हो, अमेरिका भारी मंदी की तरफ बढ़ रहा है। अभी की रिपोर्ट में हर महीने 2.25 लाख वहां पे नौकरियां छिनने वाली हैं। पहली बार अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला है। यूरोप और इंग्लैंड में क्या स्थिति आपको पता ही है, वहां फाइनेंस मिनिस्टर को किस ढंग से रिजाइन करना पड़ा है। चाइना में ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि जहां पर कि बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े हैं क्योंकि बैंक डिफॉल्टर हो गए। मैं पाकिस्तान, श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं जनाब, सारे फैक्ट और कोट करके बोल रहे हैं। आप भी बोलिए, अपने जमाने का जो अच्छा हो बोलिए। बताइए, मेरे जमाने में 10% महंगाई की दर रहती थी, 12% महंगाई की दर रहती थी, 3% 4% ग्रोथ रेट रहती थी।
ये फैक्ट के साथ बोलिए, जब जब हमारी सरकार रही है अटल जी से लेकर मोदी जी के दौर में हमेशा ग्रोथ रेट महंगाई की रेट से ऊपर रही है। और इस दौर में सिर्फ कोविड का दौर छोड़ दीजिए एक साल, तो हमेशा महंगाई, और आज भी महंगाई की दर से ग्रोथ रेट इस समय 1.5 गुना। इनके दौर में हमेशा महंगाई की दर ज्यादा और ग्रोथ रेट कम। ठीक है अखिलेश जी। विवेक जी एक सेकेंड, इन्होंने कहा कि कहां से आंकड़े ले आते हैं। भैया ये जरा क्लोजअप दिखाइएगा। ये आईएमएफ के स्टोरी है, इंडिया इन डेप्थ ट्रैप, भारत पर बढ़ता जा रहा कर्ज का बोझ, 2022 के आखिर तक जीडीपी का 84% रह सकता है कर्ज का अनुमान। ये स्टोरी है, मीडिया में भी है, किसी चैनल का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। इस पे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उप निदेशक, वित्तीय मामलों विभाग के उप निदेशक पाउलो गौरी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा 84% 2022 के आखिर तक भारत का कर्जा 84% रहने का अनुमान है। जितनी भी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके मुकाबले भारत का जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात बहुत ज्यादा है। ये आप लोगों की तरफ से हाँकने वाले हम नहीं हैं। प्रिंट आउट भी रखा था लेकिन नहीं लाया उन्हें, तो वो भी आपको पूरा ठीक से दिखा देता आईएमएफ के रिपोर्ट को। मैंने आपको बताया ना, आपके ही आंकड़े बताए बेरोजगारी के, महंगाई के। अरे जनाब, आप सांसद हैं, कुछ तो अर्थनीति जानते ही होंगे। बाइंग कैपेसिटी जब नहीं होती है तो भी बहुत महंगाई नहीं बढ़ पाती है। आज लेकिन फिर भी आज महंगाई है। जब बाइंग, आज आप खुद आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आपने इस देश को कितना कबाड़ा किया है। मैंने तमाम गिनाए आपको। आप सारे चीजें तो बेच रहे हैं, आप इस देश का सब चीज बेच रहे हैं। भ्रष्टाचार की तो जननी बने पड़े हैं आप। गिनाने की आवश्यकता है क्या कि कहां कहां क्या क्या भ्रष्टाचार किया? आपने कहा था जो 2022 तक मोदी जी ने कहा था, उसका हिसाब क्या है? कहा था 4 साल से बोल रहे हैं हर परिवार को पक्का घर होगा 2022 में। किसानों की आय दोगुनी हो गई। बुलेट ट्रेन चलेगी 2022 में, मुंबई से अहमदाबाद चल रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक हो जाएगी, हो गई। हर खेत को पानी 2022 तक। आपके ही बाकायदे आदरणीय मोदी जी के वक्तव्य बता रहा हूं। हर घर को शौचालय, कुपोषण मुक्त, हर घर को नल का कनेक्शन, हर पंचायत पर इंटरनेट, 24 घंटे बिजली सुविधा और गैस, उज्ज्वला गैस। याद है ना अखिलेश जी? आप ही के पार्लियामेंट में जवाब है कि 4.25 करोड़ लोग एक बार भी गैस नहीं ले पाए हैं और 7.5 करोड़ लोग एक बार ले पाए हैं। महंगाई इतनी है गैस की। जी अखिलेश जी। अरे जनाब जी तो स्वीकारो। अखिलेश जी, वक्त मेरे पास सीमित है। स्वीकारो और देश को सुधारो। बात कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की शुरू हुई थी और बात कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सरकार पर आ गई। मैं एक बार फिर से उस सवाल पर लौटूंगा। सुधांशु जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल लूंगा। जी सुधांशु जी। पहली बात मैं फिर कहना चाहता हूं विनम्रता से, अखिलेश जी, आईएमएफ की स्टोरी नहीं होती है, रिपोर्ट होती है। ये जो मीडिया में स्टोरी आती है वो तो स्टोरी बहुत प्रकार की विदेश में जो लिखी जाती है, तो मैंने कहा, मैंने टीवी स्टोरी कही, वो किस जमाने में क्या लिखा जा रहा है। तो आईएमएफ की स्टोरी नहीं होती है, रिपोर्ट होती है। और मैं आपसे कह रहा हूं जो लेटेस्ट रिपोर्ट में अगर वो ये कहे कि भारत, अब बात सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, डिस्टर्ब मत करिए। मैंने कहा है कि विश्व की बड़ी, कोई जाके, मैं दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए ना इनकी, जाके देखिए दुनिया की किस किस देश के ऊपर कितना बड़ा बड़ा कर्जा है। भारत उसमें बहुत पीछे है, 90 नंबर के ऊपर है, 9 या 10वें नंबर में बड़ी अर्थव्यवस्था। चाइना विकासशील है, चाइना पे हमसे कहीं ज्यादा कर्जा है, इसलिए झूठ मत बोलिए। पाकिस्तान विकासशील है, उस पर हमसे ज्यादा कर्जा नहीं जीडीपी के अनुपात में। श्रीलंका बर्बादी कगार पे खड़ा हुआ, उस पर हमसे ज्यादा कर्जा नहीं है। कुछ भी बोलने लगते हैं आकर साहब, वो ज्यादा होने लगता है। यहां पर एकदम गंभीरता से तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं आप कितनी अज्ञानता, अरे भाई आप अज्ञानता की बात कर रहे हैं। आपने कहा आईएमएफ की स्टोरी कोई भी जाके चेक कर सकता है। देखिए आपने अपने टर्न तो बोलिए, आपने स्टोरी बोला, मैंने अपने टर्न का इंतजार। दोनों मेहमानों से बहुत माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था, वक्त सीमित था।
डिबेट हमने शुरू की थी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, उसकी निष्पक्षता को लेकर, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर, लेकिन ये डिबेट धीरे धीरे चली गई कांग्रेस बनाम बीजेपी के सरकार के ऊपर। कुरुक्षेत्र में देखिए आपने बड़ी बहस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।